आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आपके सांसद में इस बार चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। बहुत बहुत स्वागत सोलंकी साहब आपका नमस्कार। संसद टीवी की तरफ से। और चूंकि ये आपके सांसद कार्यक्रम है जिसमें हम दर्शकों को रूबरू कराते हैं जनप्रतिनिधियों से, समझना चाहेंगे डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी की जो राजनीतिक यात्रा है वो कैसे शुरू हुई, क्या हुआ था उस वक्त जब आप कॉलेज में प्रोफेसर थे और आपको एक सूचना मिलती है फ़ोन पर। ये मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला घटनाक्रम रहा है। मैं जब क्लास में सुबह सुबह कॉलेज में था तो मुझे एक फ़ोन पर बधाई दी गई कि आपको मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद का उम्मीदवार घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए जो एक कक्षा में सीमित था और जनजाति क्षेत्र में मैं काम करते रहा हूँ, तो मुझे एकदम से लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है मेरे को। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद जब सब लोगों ने मुझे कहा तो मुझे विश्वास हुआ और निश्चित रूप से ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, बहुत बड़ा उपहार था। लेकिन उस दौरान मैं एक चिंता में ज़रूर था कि मैं नौकरी करता हूँ और वो नौकरी छोड़ के राजनीति में कैसे जाऊँगा और कैसे काम करूँगा। जब मुझसे लोग पूछ रहे थे कि अब कैसा लग रहा है, तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था क्योंकि मैं निरुत्तर था। इस प्रकार का निर्णय अचानक ही होना निश्चित रूप से मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मतलब भाजपा के पार्टी संगठन में आप कहीं नहीं गए, आपने कभी नहीं सोचा, ना कभी कहा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप संसद में राज्यसभा सांसद तौर पर चुना जाना चाहते हैं, ऐसी कोई रूपरेखा भूमिका कभी कुछ नहीं थी? देखिए पराक्रम जी, मेरे मन में कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में जाने का कभी सोचा भी नहीं था और न ही कोई सपना था ऐसा। लेकिन अचानक ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, इन्होंने कब मेरे को गांव में एक आदिवासी किसान के बेटे को राज्यसभा के लिए नामांकित करने का निर्णय ले लिया। और पार्टी ने इस प्रकार का निर्णय लिया जो मेरे लिए तो क्या मैं बताऊं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा उपहार था। क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने जा रहे थे और ऐसे में 60 साल तक जिस क्षेत्र में कांग्रेस ने काम किया, उन्होंने कभी भी किसी आदिवासी किसान के बेटे को जो बकरी चराने का काम करता था उसको राज्यसभा के उच्च सदन में, संसद के अंदर आने का कभी अवसर नहीं दिया। लेकिन मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ये अवसर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। मतलब मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र से डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी आते हैं और इस वक्त हम भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहा है आदिवासियों के उत्थान के लिए। और हमने देखा, देश ने देखा कि पहली बार राष्ट्रपति भवन में आदिवासी क्षेत्र की जो मिट्टी है वो पहुंची है। उसके पैरों की धूल से गहरा संघर्ष करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन तक पहुंची हैं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। इसके लिए मैं देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसकी पृष्ठभूमि बकरी चराने की रही हो, जिसकी पृष्ठभूमि खेतों में काम करने की रही हो, जिसके परिवार की पृष्ठभूमि खंती खोदने की रही हो, जिसकी पृष्ठभूमि नदी और नालों में थोड़े बहुत बीज बोकर फसल उत्पादन करने की रही हो, उसकी पृष्ठभूमि में राजनीति कभी सपने में भी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के आश्चर्यजनक निर्णय लेने का काम करना शुरू किया है। और अब देश में हमारे बहन, उड़ीसा की आदिवासी बहन, जिनको देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया गया है,
ये निश्चित रूप से हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। और साथ में हमारे बहुत सारे 3 से अधिक राज्यों में राज्यपाल भी आदिवासी समाज से बनाए गए और केंद्र सरकार में 8 मंत्री ऐसे हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। और साथ में मैं एक बकरी चराने वाला, मुझे भी जब मैं कॉलेज में शिक्षक था तो शिक्षक के पद से त्यागपत्र देकर मैं संसद के उच्च सदन तक आया हूँ। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और किसी पार्टी में संभव नहीं है। आपके बारे में पढ़ रहा था और उसमें फिर ये हमने देखा कि जो आपका बचपन रहा है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। मतलब पक्का घर भी आपका नहीं था और बरसात के मौसम में, जाड़ों के मौसम में बहुत परेशानियों के साथ आपकी परवरिश की गई और आप ऐसे बड़े हुए हैं। समझना चाहेंगे उन संघर्षों के बारे में और तब में और अब में क्या बदला है? आपने मुझे एकदम बचपन की याद दिला दी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ पराक्रम जी कि जब मैं गांव में रहता था, मेरा गांव बड़वानी ज़िले के पाटी विकास खंड के अंदर है, ग्राम ठान, और वो नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे मकान बिल्कुल कच्चे थे और कच्चे मकान जब थे तो हमारे घर की दीवारें नहीं हुआ करती थी, बांस की दीवारें हुआ करती थी और उन बांस के टट्टों की दीवारें हुआ करती थी और कबेलू के मकान हुआ करते थे। और कई बार बहुत तेज़ बारिश जब होती थी या तेज़ हवा आंधी चलती थी तो हमें बहुत संकटों का सामना करना पड़ता था। हम जब बारिश होती थी तो बारिश में मकान के अंदर पानी टपकता था। पानी जब गलता था तो कई बार हम रात में पिताजी को कहते थे कि बाबा पानी घरों में चुएर, पानी आँखें गुदड़ी भीग गई, हमारी खाटली भीग गई। तो बाबा ये कहते थे कि ऐसा करो कि कबीलू ठीक करता हूँ मैं आके। वो चिमनी जलाते थे और चिमनी जलाते थे और चिमनी जलाकर वो कबीलू को ठीक करते थे। लेकिन जब बारिश बहुत तेज़ आती थी तो पूरे घर में पानी टपकने लगता था। तो बाबा कहते थे खटिया थोड़ी सरका लो, लेकिन खटिया कहाँ सरका के ले जाए, 10 बाई 10 का एक कमरा, बिल्कुल तो सरकाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बाबा कहते थे कि पूरा घर अब टपक रहा है तो अब ऐसा करिए कि रात भर खटिया के ऊपर बैठ के आप रात निकाल लो, सुबह मैं बाज़ार जाऊंगा, तिरपाल या प्लास्टिक लाऊंगा और घर को ढाकूंगा और ढकने के बाद उसके ऊपर रेत और मिट्टी डालूंगा और ये बरस जैसे तैसे निकाल लेंगे। लेकिन वो बरस तो निकल जाता था लेकिन ज़िंदगी तो निकल नहीं सकती थी। इसलिए जब इस प्रकार के विषय मेरे अकेले सुमेर सोलंकी का है ऐसा नहीं है, ये मेरे क्षेत्र के हर आदिवासी भाई बहन के लिए इसी प्रकार की घटना होती थी। और देश का समस्त समाज जो गरीब है उनके घरों में भी पानी इसी प्रकार से गलता था। जब पानी गलता था तो यही बात जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंची होगी तो उन्होंने देश के अंदर करोड़ों करोड़ गरीब भाइयों को प्रधानमंत्री आवास बना के देने का काम किया। और जब मैं नौकरी में लगा तो मेरा भी मकान मैंने थोड़ा सा ठीक कर लिया। लेकिन सिर्फ मेरे मकान के ठीक हो जाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने पूरे देश के अंदर ऐसे गरीब भाइयों और बहनों को पक्का मकान बना के देने का काम किया। इसलिए गरीब समाज देश के प्रधानमंत्री जी का आजीवन ऋणी रहेगा कि उन्हें पक्के मकान दिलाए गए। सुमेर सिंह जी, आप कॉलेज के प्रोफेसर थे और आपको वहीं पर ये सूचना मिली और उसके बाद ये सूचना मिलने के बाद कि आप बतौर राज्यसभा सांसद आपको उम्मीदवार बनाया गया है तो आप वहाँ से सीधा पार्टी कार्यालय पहुँचे। समझना चाहूँगा, आप एक शिक्षक थे, शिक्षक के बाद अब सक्रिय राजनीति में हैं, तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? क्योंकि देखिए, नई शिक्षा नीति बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आई, लेकिन अब बड़ा सवाल उसके क्रियान्वयन पर भी है। तो मैं समझना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, एक यदि शिक्षक से मैं पूछूँ ये बात। देखिए, मैं जब महाविद्यालय में कक्षा में था और मुझे ये सूचना मिली कि आपको राज्यसभा सांसद का टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मैंने बहुत देर तक मेरे मन में ऐसा रहा कि मैं क्या बोलूं, कैसे अपनी अभिव्यक्ति या कैसे अपनी बातों को रखूं। देश के अंदर शायद ये पहला घटनाक्रम होगा कि किसी शिक्षक को कक्षा में पता चलता है कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर दिया जा रहा है। सुमेर सिंह जी, आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और हम ये देखते हैं कि बहुत संघर्ष आदिवासी समाज ने किया है बीते कई वर्षों से और ये संघर्ष लगातार अब भी जारी है। आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनके उत्थान को लेकर
क्या विचार हैं आपके, और राज्यसभा में वहाँ उस क्षेत्र से आने पर क्या भूमिका है आपकी, कैसे आप उनको मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही धरातल पर उनके साथ में आपने काम किया है, उनका जीवन आपने जिया है, तो कैसे हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, मुझे याद है कि जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो जिस रास्ते से मैं स्कूल जाया करता था उस रास्ते पे घुटने घुटने तक कीचड़ हुआ करता था, और घुटने घुटने तक कीचड़ हुआ करता था। रास्ते में 2 बार मुझे एक नदी थी, नदी गोई नदी है, उस नदी को कई बार कमर कमर तक या गले गले तक पानी से क्रॉस करना पड़ता था। कई बार मेरे बस्ता भी बह गया उसमें, किताबें बह गई उसमें, और 1-2 बार तो मैं बहते बहते बचा। प्रतिदिन मुझे 4 बार नदी क्रॉस करना पड़ती थी। साथ में हमें ये भी पता है कि हमको पानी पीने के लिए नदी तक जाना पड़ता था 3 किलोमीटर तक। 3 किलोमीटर तक मेरी माताजी जो है वो पानी लेकर आती थी, तब जाके कहीं हमको पानी मिल पाता था। साथ में मकान की मैंने बात आपको पहले बताई है कि प्रधानमंत्री आवास अगर नहीं होता तो आज भी कच्चे मकान होते। और हमारे इलाज के लिए अगर मैं बात कहूँ तो उस समय अस्पतालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। अस्पताल बहुत सीमित मात्रा में होते थे और अस्पतालों में इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी जितनी आज है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सुविधाएं गांव-गांव और शहर-शहर में उपलब्ध कराई, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है। तो मैं ये कहूँगा कि मजदूरी के लिए हम परेशान होते थे, सड़कों के लिए हम परेशान होते थे। और ये भी बताता हूँ कि 1984 में जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो मेरे घर में बिल्कुल बिजली नहीं थी, और घर में नहीं बल्कि गाँव में भी नहीं थी। 1986 में पहली बार मेरे गांव में बिजली आई, और मेरे गांव नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां बिजली पहुंची। और सड़क का उस समय बिल्कुल 84 में अगर मैं कहूं तो जहां आज प्रधानमंत्री सड़क हमारे गांव में बहुत अच्छी बनी हुई है, वहां हम साइकिल से यात्रा नहीं कर सकते थे। हम बैलगाड़ी से 4 किलोमीटर दूर अगर कोई बीमार हो जाता था पराक्रम जी, तो हम उसको बैलगाड़ी के ऊपर ले जाते थे अस्पताल। ऐसे कई परेशानियाँ रही। स्कूल बिल्कुल नहीं था उस समय, एक 2 कमरे का स्कूल था जिसमें कवेलू वाला स्कूल था, तो कई बार बारिश होती थी तो हमारी छुट्टी हो जाती थी। ठीक बात है। तो ये सारी परेशानियां रही, और मैं अगर परेशान हुआ हूँ तो मुझे इन परेशानियों का पूरा एहसास हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी और भविष्य में इस प्रकार की परेशानियाँ बिल्कुल भी हमारे देश की धरती पर नहीं होना चाहिए। सुमेर सिंह जी, हमारे देश की एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो आदिवासी इलाके हैं या फिर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से पलायन हो रहा है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि मौके जो हैं, सुविधाएं जो हैं वो गांव तक नहीं पहुँच पा रही हैं। आप चूँकि संसद में बैठकर कानून पर विचार मंथन करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, समझना चाहेंगे आपसे कि भारत, जिसके लिए कहा जाता है असली भारत गाँवों में ही बसता है, तो भारत के ग्रामीण इलाके को कैसे हम मजबूती दे सकते हैं, वहाँ के जीवन को कैसे हम सुलभ और आसान बना सकते हैं आपकी नज़र में? आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को मेरे को याद दिलाया है कि पलायन हमारे आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और कई बार तो पलायन 6-6 महीने के लिए होता है। तो मैंने उस पलायन के लिए मुख्य रूप से जब उनसे पूछा, हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों से, तो उन्होंने एक बात कही कि पलायन को पूरी तरीके से अगर रोकना है तो हमें स्थानीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। स्थानीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कोशिश हमारी सरकारें कर रही है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से पलायन रोकने में सफल नहीं हो पाए हैं। एक उदाहरण है कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये नारा पहले भी दिया गया। आज मैं जिस क्षेत्र में, मैंने 25 गांवों को गोद ले रखा है संसदीय संकुल विकास परियोजना के अंदर। 25 गांव बताए आपने? 25 गांवों को बिल्कुल गोद ले रखा है, और मैं ये चाहता हूं कि अगले 1 या 2 साल में इन 25 गांवों के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, किसी भी प्रकार की। इसमें सारी समस्याएं आ गई है, तो 100%, 100% योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन होना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य बनाया है मैंने, और ये रिजल्ट अभी 70 से 80% तक पहुंचाया है मैंने। और उसमें मुख्य रूप से पलायन भी हमने शामिल किया है। पलायन में आज भी उस क्षेत्र में पलायन होता है, लेकिन उसकी बड़ी वजह है पानी की उपलब्धता नहीं होना, खेती में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना।
होगा। सुमेर सिंह जी, संसद का काम है कानून बनाना, उन पर चर्चा करना, और ये कानून बनते हैं देश के जन सामान्य को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए। लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये होती है कि जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन नीतियों का जो सही लाभ जिन को मिलना चाहिए, जिस तबके को मिलना चाहिए, वहाँ तक नहीं हो पाता ज़मीनी स्तर पर। और जब आपके प्रोफाइल के बारे में हमने रिसर्च शुरू किया तो हमने ये भी देखा कि आप सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम भी आप करते थे बतौर शिक्षक। उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। तो इस पूरे सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, नेता जो हैं वो व्यवस्था देते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये चेन जो है ये कितनी महत्वपूर्ण है और ये कैसे बेहतर हो सकता है ये सिस्टम? देखिए, भारतीय संसद में कानून बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, नियमावली बहुत अच्छी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने वाले लोगों के मन में भारत माता की जय और हिंद की जय करने की भावना होना चाहिए। जहाँ तक समर्पण की बात है, ईमानदारी से काम करने की बात है, और साथ में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का और अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करने का एहसास होना चाहिए। अगर वो हमारे देश में हो पाया तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति सक्षम भी होगा, प्रत्येक व्यक्ति को योजना का लाभ भी मिलेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को समान कानून व्यवस्था के तहत अच्छी व्यवस्थाएं भी प्राप्त होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए हम ही लोग दोषी हैं। हम लोग ऐसा देखते हैं कि कई बार हम अपनी नौकरी को सिर्फ नौकरी समझते हैं, कई बार अपने संसदीय जीवन काल को सिर्फ एक सीमित दायरे में समझते हैं। ऐसा नहीं है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को देश को समर्पित कर देना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ वो देश को समर्पित कर रहा हूँ। मैं अगर घर में भी काम कर रहा हूँ तो ईमानदारी से काम करूँ, खेतों में भी काम कर रहा हूँ तो ईमानदारी से काम करूँ, और जंगलों में वृक्षारोपण कर रहा हूँ तो भी ईमानदारी से काम करूँ। और अगर संसद के अंदर कचरा पड़ा है या कहीं रोड पे कचरा पड़ा है, पत्थर पड़ा, कांटे पड़े हैं, उसको अगर उठा के हम व्यवस्थित जगह रख भी देते हैं तो इससे भी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना का जागरण अंतरात्मा में होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से अगर काम करे और अपना काम देश को समर्पित करे तो भारत माता की जय इसी से होगी और हिंद की जय भी इसी से होगा। और जहाँ तक आपने योजनाओं के क्रियान्वयन की बात कही, कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन की बात कही, तो प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ करे, और उसके अंदर देशभक्ति की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 4 से 5 सालों में सुमेर सिंह जी सोलंकी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वो कैसे आदिवासी इलाकों में सुविधाएं जुटाने के लिए और बात करें ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए, उनका क्या विज़न है, क्या उनकी सोच है? देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी सड़कें हों, रोजगार के लिए छोटे छोटे उद्योग धंधे हों, पलायन बिल्कुल पूरी तरीके से रुक जाए, बच्चों को जो एजुकेशन चाहिए वो स्थानीय स्तर पे या जिला मुख्यालय तक अनिवार्य रूप से मिले, एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हमारे गरीब क्षेत्रों तक पहुंच जाए, मिले। ये सब बातें अगले 5 सालों में पूर्ण होना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा है कि अब जो अमृत काल है वो प्रारंभ हुआ है, तो आने वाले 25 साल अब हम अपने कर्तव्यों पर फोकस करें और अपने जो कर्तव्य है उसका ईमानदारी पूर्वक अगर निर्वहन करेंगे तो मेरे को लगता है कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर ये सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। सुमेर सिंह जी, अब आप सक्रिय राजनीति में हैं और राजनीति के लिए कहा जाता है कि एक पार्षद का भी यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपके पास भरपूर पैसा होना चाहिए। आपने जो अपना बैकग्राउंड बताया, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो बताई, वो बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई थी, जहाँ पर संसाधनों की कमी थी, जहाँ पर सुविधाओं की कमी थी, पैसे का बहुत बड़ा अभाव था। समझना चाहेंगे आपसे, आदर्श राजनीति क्या पैसे से ही हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में से एक सिद्धांत ये भी है कि मूल्य आधारित राजनीति, और मूल्य आधारित राजनीति की स्थापना अगर होना है तो वास्तव में ये जो पैसों वाली राजनीति है, जहाँ चुनावों में भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ता है या फिर ये कहे कि बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इन पे थोड़ा सा अंकुश अगर लगेगा और ये जो कम होगा तो गरीब तबके का आदमी भी भारत के संसद में या देश की विधानसभा के अंदर पहुंचेगा और वो
गरीबों के लिए कानून बनाने का काम करेगा, गरीबों के हित में आवाज़ उठाने का काम करेगा। मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से गरीब तबके के लोगों को पूरे देश के कोने कोने से बिल्कुल उठाया है और वो सब संसद में आकर और विधानसभाओं में आकर देश में गरीब जनता की सुविधाओं के लिए, गरीब जनता की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, लोकहित के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। सुमेर सिंह जी, जब बात हम आदर्श राजनीति की करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुश्मनी हम देखते हैं। ये आप कैसे देखेंगे? मतलब ये भी होता है कि राजनीति हो वो मर्यादा में हो, वो कम से कम मर्यादा की सीमा और आदर्श की सीमा को ना तोड़े। क्या है कि हमेशा ये देखने में आया है कि लोग राजनीति में एकदम दुश्मनी पालने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या है कि विचारों की लड़ाई हो सकती है, मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर भी कभी न कभी आपको इन मतभेद और मनभेद को मिटा के इस देश के कल्याण के लिए काम करने के लिए आगे तो आना ही पड़ेगा। आप भी आखिर इसी देश के नागरिक हैं और जिसके साथ मतभेद है वो भी इसी देश का नागरिक है, हम कोई अन्य देश के तो नहीं है। इसलिए अंततः इस देश का कल्याण उसी में है, इस देश की भलाई, इस देश की जनता की भलाई उसी में है, जिसमें आपका समन्वय बहुत अच्छा। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि फिर जो दल बदल कानून है उसको लेकर के भी कई सारी बहस होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? कि अवसर मिला तो आपने पार्टी का साथ दिया, फिर आपने व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी छोड़ दी, या फिर हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जब ऐसे बातें उठती है। आप तो उस पार्टी से आते हैं जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सदन में कहते हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश चलते रहना चाहिए, और एक वोट से सरकार गिरी थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि खरीद फरोख्त की जो स्थितियाँ बनती है राजनीति में, तो कहीं ना कहीं राजनीति को भी तो गिरा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ कि मूल्य आधारित राजनीति जब हम सबके मनों में आ जाएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये जब तक नहीं आएगी तब तक ये परेशानियाँ बनी रहेगी और ये हम सबको समझने की ज़रूरत है और सभी राजनीतिक दलों की पार्टियों को और पार्टियों के साथ में उन व्यक्तियों को और नेताओं को समझने की ज़रूरत है कि इस देश का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम एक सुर में, एक विचार में, एक कोऑर्डिनेशन के साथ, समन्वय के साथ हमारे विचार नहीं मेल खाएंगे, तब तक ये करना बड़ा मुश्किल है। सुमेर सिंह जी, बात जब विकास की होती है तो चर्चा नेतृत्व की भी होती है कि नेतृत्व कैसा है, क्या कुछ बदला है बीते कुछ वर्षों में? क्योंकि देखिए, हम जब पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में लेते हुए देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि केरल के कोई सुदूर ग्रामीण इलाके से कोई 80 वर्ष की एक वृद्ध महिला है जिसके पास अपना तन ढकने के लिए भी बेहतर पूरे कपड़े नहीं हैं, और वो जब नंगे पैर चलकर राष्ट्रपति भवन में आकर के पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित होती है, तो ये जो सम्मान है, ये सम्मान किनका सम्मान है? और क्या वाकई में ये फिर समझा जाए कि सही नेतृत्व सही दिशा दे सकता है देश को? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा और निश्चित रूप से भारत देश की 140 करोड़ जनता जी इस निर्णय से, इस प्रकार के जो आज पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण की बात करें हम, वो एकदम गरीब तबके के हमारे जो भाई बहन हैं जिनका इस देश में बहुत सारे कला के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में बड़ा योगदान रहा है, उनको कभी रेखांकित नहीं किया गया, उनको कभी भी सामने लाकर उनको पुरस्कृत सम्मान करने का काम कभी नहीं किया गया। तो ये आज जो हुआ है वो निश्चित रूप से देश की 140 करोड़ गरीब भाइयों और बहनों को, गरीब तबके के लोगों के मन में भी एक आस जगाने वाला कार्यक्रम कि नहीं, हमें भी कोई देखने वाला है और हमारे कार्य को भी कोई रेखांकित करने वाला है, हमारे कार्य को भी कोई सराहने वाला है और हमें भी कोई सम्मानित करने वाला है। इस प्रकार की भावना का जागरण हुआ है और निश्चित रूप से इसके लिए मैं उन सभी नीति निर्धारकों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा और मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। सुमेर सिंह जी, आप संसद के उच्च सदन से आते हैं और देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि संसद सही तरीके से चले और उसमें जो नियम हो उसके हिसाब से काम हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बेहतर समन्वय हो। लेकिन अब जो संसद की तस्वीर हम देखते हैं या देश देखता है, उसमें हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवधान और अवरोध एक सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं और इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है। इस स्थिति को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि यदि व्यवधान के स्थान पर गंभीर चर्चा को स्थान दिया जाता तो लोकतंत्र को मजबूती देने के कई सारे और बेहतर प्रयास हो सकते थे। इस पर क्या कहेंगे?
मुझे तो करीब 2.5 साल हुआ है और 2.5 साल की अवधि में जब भी संसद स्थगित हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब ठीक नहीं है और वास्तव में ये ठीक भी नहीं है। क्या है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से या कुछ व्यक्तियों के अपने बयानों की वजह से कई बार संसद में गति अवरोधक उत्पन्न होता है। अभी भी आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 दिनों से संसद में गति अवरोधक चल रहा है। जब कहा जाता है कि भैया देश के मान और सम्मान को बनाए रखना हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन हमको देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों के मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी वजह से संसद नहीं चलती है, लेकिन ये भी है कि संसद नहीं चलने की वजह से देश की जनता के बीच में एक संदेश जो जाता है कि ये देश की जनता का पैसा है और बड़ी संख्या में लोगों का भला इसी से होना है। यहाँ पे कानून बनते हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं होती है, यहीं से समाधान निकलते हैं। तो वो समाधान और कानून की व्यवस्थाओं में भी बाधा उत्पन्न होती है। तो मेरी दृष्टि से तो ये देखता हूँ मैं कि बिल्कुल भी हमारा जो विपक्ष है उनको भी ये सरकार को मदद करना चाहिए कि हमारे जो संसद है वो चले। लेकिन सुमेर सिंह जी, सदन का चलना विपक्ष के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है और हम ये देखते हैं कि विपक्ष का कहीं ना कहीं ये कहना रहता है कि जब हम सत्ता में थे और आप विपक्ष में थे तब आप भी इस तरीके का अवरोध उत्पन्न करते थे। तो जब सामंजस्य नहीं होगा, जब समन्वय नहीं होगा, जब तालमेल नहीं होगा आपस में, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है इससे ऊपर उठकर जो मकसद है, जो उद्देश्य है, जिसके लिए जनता विश्वास के साथ में सदन में भेजती है नेताओं को, उनके साथ कम से कम न्याय किया जाना चाहिए? तो कुछ मामलों में हो सकता है कि सामंजस्य नहीं बने, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मन में भी ये विचार आता है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कुछ दिनों तक गति अवरोधक हो सकता है, विचार नहीं मेल खाते, लेकिन अंततः हमको देश हित में सोचना ही चाहिए। सुमेर सिंह जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, इस वक्त जो दर्शक आपको देख रहे हैं या फिर आपके जो गृह क्षेत्र के जो नागरिक हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे उनको? हाँ, देखिए पराक्रम जी, जीवन बहुत सीमित अवधि के लिए मिलता है, मेरा ऐसा मानना है जी। और प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए तो जीता ही है, अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, लेकिन मैं सबसे आग्रह ये करना चाहूँगा, सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा और वैसे देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों से ये निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहूँगा कि आप अपने लिए तो जीते ही है, औरों के लिए भी जिएँ, परहित के लिए जिएँ, लोकहित के लिए जिएँ और जो काम करें, जो भी काम आप करें वो भारत माता की जय के लिए करें, हिंद की जय के लिए करें। इसी से हिंदुस्तान की जय होगी, इसी से हमारा जय हिंद का नारा सार्थक होगा, इसी से भारत माता की जय होगी और जब भारत माता की जय होगी तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हमारे भारत का गुणगान होगा। मैं आप सब से पुनः निवेदन करता हूं कि आप एक वृक्ष लगाएं, जीवन में पानी जरूर बचाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आप प्रतिदिन एक छोटा सा काम जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सिंह जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप बतौर सांसद बहुत बेहतर काम करें जिससे कि जन सामान्य का भी विकास हो सके। तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी से आज हमने आपके सांसद में बातचीत की। संसद भवन परिसर से मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।